आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज हम बादरा आसपास की खबरें बताएंगे और केंद्र की, देश की कुछ मुख्य खबरों के बारे में भी आज बताएंगे। और दोस्तों, मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। और दोस्तों, आज जो समीक्षा हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो भी पचार वाली गांव की जो घटना हुई थी, जो प्रकरण था पचार वाली गांव को लेकर, एक लड़की के पिता द्वारा दोस्तों आत्महत्या कर ली गई थी, दोस्तों उसको लेकर आज हम समीक्षा करने वाले हैं। और जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा और आक्रोशित लोगों द्वारा जो वार्ता हुई थी पुलिस प्रशासन के साथ दोस्तों, उसमें जो 5 दिनों का समय लिया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई। कल 30 तारीख को वो 5 दिन का समय पूरा होने जा रहा है, तो दोस्तों इसको लेकर हम समीक्षा करेंगे। और सबसे पहले आते हैं दोस्तों मुख्य खबर पर। और आज की मुख्य खबर में वैक्सीनेशन का समाचार करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 31 में बादरा के कैंप लगा था दोस्तों, लमोरिया पब्लिक स्कूल में। और इस कैंप की आज खास बात यही रही कि मांगीलाल गोयल जो पूर्व भाजपा के चेयरमैन प्रत्याशी भी रहे हैं और भाजपा के नेता हैं, तो दोस्तों इन्होंने 3 परिवार को गोद लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। चिरंजीवी योजना के तहत परिवारों को गोद लेने का सिलसिला लगातार प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी है। तो इसके लिए दोस्तों कल वार्ड नंबर 32 के लिए मईपाल अतिथि सदन में ये कैंप लगने वाला है, प्रशासन शहरों के संग अभियान। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पहुंचकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं कोरोना का। दोस्तों, देश में कोरोना के 8,309 मामले आज आए हैं दोस्तों पिछले 24 घंटे में। और 236 लोगों की मौतें हुई है कोरोना से। दोस्तों, कोरोना का इसलिए हम समाचार बता रहे हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से पूरे देश में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर दोस्तों, वेरिएंट को लेकर जिस प्रकार से चिंता व्यक्त की जा रही है, और वाकई में उसकी जो भयावहता है दोस्तों, उसकी जो शैली है, उसकी जो खतरनाक प्रवृत्ति है दोस्तों, उसको लेकर ही इसकी चर्चा सर्वाधिक की जा रही है। क्योंकि इसमें दोस्तों 32 प्रकार के म्यूटेंट हैं। और 32 प्रकार के म्यूटेंट का मतलब मैं आपको दोस्तों कल भी मैंने बताया था, एक प्रकार से 32 गुणों से संपन्न ये वायरस अब है, जो कि आपकी और हमारी सबकी एक प्रकार से इम्यूनिटी पावर को गच्चा दे सकता है दोस्तों। ये कहीं से भी किसी प्रकार से आपकी इम्यूनिटी पावर को भेज सकता है। तो इसको लेकर भी चर्चा है दोस्तों। हमने जो आज आपको कोरोना के मामले बताए हैं, वो बताने का उद्देश्य यही है कि आज पूरे विश्व में देखें तो जर्मनी में सर्वाधिक 49,311 मामले कोरोना के आए हैं। और दोस्तों 170 लोगों की मौतें हुई है। आप गौर कीजिएगा इस बात को। ब्रिटेन में 39,567 मामले एक दिन में पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में आए हैं, जबकि मौतें हुई है 131। ये आधिकारिक आंकड़ा है। और भारत का आधिकारिक आंकड़ा देखें तो 8,309 मामले आए हैं, अर्थात इनसे 5 गुना 6 गुना से कम। लेकिन मौतें हुई है 236, अर्थात मौतों का सिलसिला भारत में क्यों ज्यादा है दोस्तों? इसका जवाब कहीं ना कहीं ये कि भारत में डेल्टा वायरस के कोरोना जो मामले आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और डेल्टा वायरस दोस्तों अपने आप में एक खतरनाक वायरस है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के जो मामले आ रहे हैं दोस्तों, कोरोना के मामले, वो लगभग उससे आप समझ सकते हैं कि भारत में मौतों का ग्राफ कहीं ना कहीं विश्व में अभी भी सबसे ज़्यादा है। और वो ज़्यादा इसीलिए क्योंकि डेल्टा वायरस और अनेक प्रकार के जो वेरिएंट है वो भारत में सक्रिय है। तो आपको और हम सबको सतर्कता बरतने की दोस्तों आवश्यकता है। क्योंकि हमने दूसरी और पहली लहर को देखा था, और पहली की बनिस्बत दूसरी लहर को हमने कितनी खतरनाक स्थिति में दोस्तों देखा था। हमारे आसपास घरों में दोस्तों, मोहल्ले में हमने मौतें देखी है। लेकिन उस मौतों का सिलसिला फिर से ना शुरू हो और फिर से हमें ऐसे दृश्य ना दिखाई दे, इसके लिए दोस्तों हमें कुछ दिन और कुछ माह और हमें सतर्कता बरतनी है। हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है दोस्तों। तभी हम ये ओमिक्रॉन जो वायरस आया और जिसको लेकर पूरे विश्व में चिंता व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी दोस्तों बार बार चेतावनी दी जा रही है पूरे विश्व को और भारत जैसे देशों को। इसलिए कहा जा रहा है कि दोस्तों हम अभी भी विकासशील
विकासशील दौर में ही है, हम कोई विकसित देश की श्रेणी में नहीं है दोस्तों। और कुल मिला के ऐसे देशों में जहां सुविधाओं का बहुत अभाव हो, ऐसे देशों में ऐसे वायरस दोस्तों कहर बनकर ढा सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है और WHO ने एक चीज़ और पुख्ता की है और सभी को इसी से खुशी भी हुई होगी, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है दोस्तों उसके ऊपर वैक्सीनेशन का असर जरूर होगा और वैक्सीनेशन प्रभावहीन नहीं होगी, इसका विश्वास दिलाया है WHO ने। और दोस्तों भारत में अगर वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो 1,22,41,68,929 लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है मैं कहूँ तो आपको। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। देश में अब तक 60.14% लोगों को प्रथम डोज लग चुकी है। 60.14% लोगों को प्रथम डोज लग चुकी है, जबकि दोनों डोज लगवाने वाले लोग जो है वो 33.32% देश में है। जबकि राजस्थान में इसका औसत देखें तो दोस्तों प्रथम डोज लगाने वाले राजस्थान में 56.12% लोग हैं, अर्थात देश के औसत से राजस्थान का औसत प्रथम डोज में कम है। और दोनों डोज लगाने वाले राजस्थान में 31.23% है और ये भी 2% देश के औसत से राजस्थान का कम है। अब हम हनुमानगढ़ जिले का औसत देखें तो दोस्तों प्रथम डोज लगवाने वाले हनुमानगढ़ जिले में 93.18% है, अर्थात ये देश के औसत से काफी ऊपर है। प्रथम डोज लगाने के मामले में हमारा जिला जो है बहुत अव्वल है, ये हमें मानना पड़ेगा और ये इस चीज को लेकर हमें खुशी भी होती होगी। और दोनों ही डोज लगाने के मामले में अगर हनुमानगढ़ जिले का औसत देखें तो दोस्तों 56.87% है। 56.87% ये देश से कहीं ज्यादा है दोस्तों औसत, और राजस्थान के औसत से भी ज्यादा है, देश के औसत से भी ज्यादा है। तो हमारा जिला प्रथम और द्वितीय डोज दोनों में अव्वल है। अब देखते हैं हम बादरा कस्बे में दोस्तों, बादरा तहसील में। तो बादरा तहसील में अब तक प्रथम डोज लगवाने वालों का आंकड़ा जो है 91% है दोस्तों। ये बेशक हमारे जिले के अनुपात से थोड़ा 2% कम है, लेकिन दोनों डोज लगवाने के मामले में हमारे बादरा तहसील अव्वल है। 57% लोगों ने दोनों ही डोज हमारे राजस्थान के बादरा तहसील में दोस्तों लोगों ने लगवा ली है। और ये पूरे देश में राज्य में औसत जो है हमारा सबसे टॉप है, अच्छा औसत है। 57% डोज दोनों ही डोज लगवा चुके हैं। तो ये औसत दोस्तों हनुमानगढ़ से, राजस्थान से और पूरे देश के औसत से काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसके अलावा अब हम चर्चा करें तो दोस्तों ओमिक्रॉन वायरस जिस प्रकार से वेरिएंट आया है एक नए रूप में दोस्तों, खतरनाक अंदाज के साथ दोस्तों, इसका इलाज क्या हो सकता है और इसका इलाज भी दोस्तों बूस्टर डोज को भी बताया जा रहा है। बूस्टर डोज के बाद में दोस्तों जो इम्यूनिटी पावर एक प्रकार से बनती है, हमारी जो एंटीबॉडी डेवलप होती है दोनों डोज लगाने के बाद में दोस्तों, वो उसका जो रहने का एक प्रकार से वक्त है दोस्तों, 6 महीने का, 7 महीने का, 5 महीने का, उसके बाद में उसका असर जो है शरीर से घटने लगता है। तो उसके बाद में दोस्तों, क्योंकि कोरोना अभी विश्व में चल रहा है, तो बूस्टर डोज की आवश्यकता पूरे विश्व में महसूस की जा रही है। और मैं आपको बताऊं तो 36 देश ऐसे हैं जहां बूस्टर डोज लगातार लग रही है और भारत भी अगले 2 सप्ताह में इसके लिए नियम बनाने जा रहा है। ये आज आधिकारिक सूचना दी गई है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत भी बूस्टर डोज को लेकर नियम कानून कायदे बना रहा है और किसको लगानी है, कैसे लगानी है, कब लगानी है, कितनी मात्रा में लगानी है, तो दोस्तों कहाँ से शुरुआत की जाएगी, तो इसको लेकर ये जो खबर है वो हमारे लिए वाकई अच्छी है। और अन्य खबरों के बारे में दोस्तों हम आपको बताएं तो आज राज्यसभा और संसद दोनों से ही दोस्तों कृषि बिल जो है वो वापस हो गए हैं और दोनों ही सदनों में पेश किया गया था। लगभग 12 बजे संसद भवन में कृषि बिल पेश किया गया था और ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके बाद में 2 बजे लगभग राज्यसभा में ये कृषि बिल पेश किया गया था वापस लेने के लिए और वहां से भी पास हो गया। तो अब ये रास्ता साफ है कि तीनों कृषि कानून
अब वापस होने जा रहे हैं। और ये पहली बार है दोस्तों किसी देश में, हमारे देश में अगर मैं बताऊं तो हमें जहाँ तक याद है दोस्तों, कोई कानून बनने के बाद में उसको वापस लेने की प्रक्रिया में लगभग कई वर्ष अर्थात दशकों लग जाते हैं, लेकिन ये कानून जितनी जल्दी वापस लिया गया है ये एक मिसाल है। और ये कम से कम ये भी मान सकते हैं कि सरकार की एक अच्छी नीति का भी परिणाम है कि ठीक है, हमने कोई काम किया और वो देश में अच्छा नहीं कहा जा रहा है या कहीं इसमें मिस्टेक हुई है, गलती हुई है या लोगों का विरोध है, तो वो हम वापस लेते हैं। और कितनी जल्दी इसको प्रक्रिया के तहत वापस लिया गया है, ये एक मिसाल है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में आपको बताऊं तो त्रिपुरा के चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय है दोस्तों। वहां निकाय के चुनाव हुए और 334 सीटों में से दोस्तों 334 निकाय की सीट थी और उनमें से 329 सीटों पर भाजपा अकेले ने जीत दर्ज की है, जबकि 112 सीटें ऐसी थी जहां निर्विरोध भाजपा के जो है वो अध्यक्ष बने हैं दोस्तों नगर पालिका के। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। माकपा के 3, टीएमसी का 1 और 1 निर्दलीय यहाँ खाली जीते हैं। उसके अलावा टीएमसी का लगभग सुपड़ा यहाँ साफ हो गया दोस्तों। इसके अलावा मैं एक खबर आपको और बताऊं तो दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की चर्चा भी पूरे देश में जोर शोर से है दोस्तों। इसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसमें लिंगानुपात जो है वो बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है, मैं आपको बताऊं तो 1000 पुरुषों पर दोस्तों 1020 महिलाएं पूरे देश में ये औसत अब निकल कर आया है, जो कि काफ़ी सुखद और एक बहुत शानदार एहसास करवाने वाला ये सर्वे है। और दोस्तों इसके लिए मैं बताऊं तो आपको पूरे देश में अब 1020 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। और राजस्थान में अगर इसका अनुपात देखें दोस्तों तो 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं, अर्थात राजस्थान में भी इसका सुधार हुआ है इसमें। और दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो गांव में क्या औसत है और शहरों में इसकी क्या औसत है। तो गांव में दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1022 माफ कीजिएगा महिलाएं हैं, 1022, अर्थात यहाँ शानदार तरीके से बढ़ी है महिलाएं। और शहरों में अगर ये औसत देखें तो 1000 पुरुषों पर 968 महिलाएं हैं, यहाँ भी बराबरी पर नहीं आया है अनुपात। तो दोस्तों कुल मिला के मैं अगर आपको बताऊं तो 2015-16 के सर्वे में औसत 973 था ये, जो कि अब दोस्तों औसत 1022 आया है, 1009 आया है, वो 973 था। तो कुल मिला के दोस्तों ये अच्छी खबर है। और इसके अलावा मैं बताऊं तो इसी सर्वे में दोस्तों जहां तक हमारा नॉलेज है, शिक्षा और स्वास्थ्य में तस्वीर कुछ खराब उभर कर आई है। शिक्षा और स्वास्थ्य में दोस्तों 6 वर्ष से अधिक बड़ी दोस्तों कम से कम 36.5% बेटियां कभी स्कूल नहीं गई। तो ये एक अच्छा अनुपात नहीं है, ये एक अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है। अर्थात 3 में से 1 लड़की स्कूल नहीं जा पाती है, ये अनुपात जो है काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों गाँव में 34% और शहरों में 17% बेटियां 15 से 16 साल की उम्र में मां बनती है। अर्थात बाल विवाह का प्रचलन राजस्थान में जिस प्रकार से सदियों से होता आया है दोस्तों, वो अभी भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। और इससे जो परिणाम दोस्तों सामने आते हैं वो शिशु और अर्थात माता और शिशु की दोनों की मृत्यु दर इसमें ज़्यादा, कुपोषण का शिकार और खून की कमी आदि अनेकों बीमारियां दोस्तों इसमें जो है वो सामने आती हैं। तो ये एक सर्वे जो है लिंगानुपात के लिहाज से जरूर सुखद एहसास करवाता है, लेकिन और जो तस्वीर उभर कर आई है उसमें ये डराने वाली है और ये चिंता बढ़ाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो नौहर में आज 29 नवंबर को दोस्तों गौरीशंकर बिहाणी राजकीय कन्या महाविद्यालय का दोस्तों शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। और इसमें दोस्तों डॉक्टर बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री, बौर सिंह बाटी ऊर्जा मंत्री, अमित चचान विधायक के अलावा अस्कली टाक पूर्व सांसद है, और दोस्तों सोन डील और मोनिका खटोतिया आदि सभी जो गणमान्य
नेतागण है वो सारे थे और कम से कम नौर के अनेकों बड़ी संख्या में गणमान्य जन यहाँ उपस्थित हुए। और दोस्तों इसमें अगर मैं बताऊं तो भिवानी परिवार के दोस्तों, क्योंकि गौरीशंकर भिवानी और स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी इनकी समृद्धि में एक प्रकार से ये राजकीय कन्या महाविद्यालय बनाया जा रहा है। तो दोस्तों भिवानी परिवार के जो वरिष्ठ जन इसमें शामिल हुए, तो दोस्तों इसमें हरि नारायण भिवानी, लक्ष्मी नारायण भिवानी, ओम नारायण भिवानी और नारायण भिवानी और प्रकाश नारायण भिवानी, विजय नारायण भिवानी, केशव भिवानी और विवेक भिवानी के अलावा गौरीशंकर परिवार के, भिवानी परिवार के ये सदस्य इसमें शामिल हुए। दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, बादल आसपास की खबरों में इतना ही। लेकिन अब जो हम समीक्षा करने जा रहे हैं विस्तार से एक प्रचार वाली मामले के ऊपर दोस्तों, उसकी सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 8 नवंबर को दोस्तों FIR होती है कि लड़की को अनीस नाम का लड़का बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके बाद में 23 नवंबर तक लगभग 15 दिन से अधिक तक दोस्तों कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं होती है, जबकि जांच अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी जो है वो इधर उधर जाकर भी आता है दोस्तों। ऐसा रिकॉर्ड में बेशक वहां लिखा गया होगा, लेकिन दोस्तों इसमें कोई अचीवमेंट नहीं आए, किसी प्रकार की कामयाबी पुलिस द्वारा अर्जित नहीं की गई कागजों में। तो ये एक बहुत गफलत भरा कार्य मैं कहूँ तो रहा। और इसके अलावा दोस्तों लगातार लड़के के घर वालों की तरफ से बेटी के बाप को और उनके घर वालों को धमकियां मिलती रही। दोस्तों ये एक टेंशन बढ़ाने वाला मामला था और घटना को नया मोड़ देने के लिए ये मामला जो है वो जा रहा था, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लगाने में चूक करती रही। और इसके अलावा दोस्तों मुकदमे वापस लेने की भी धमकियां इस परिवार द्वारा, लड़के के परिवार द्वारा, अनीस खां के परिवार द्वारा दी जा रही थी। 24 नवंबर को दोस्तों लापता नाबालिग लड़की के पिता द्वारा जो सारे प्रकरण हैं उससे दुखी होकर, व्यथित होकर खेत में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली जाती है। दोस्तों इसको लेकर पूरे गांव में एक प्रकार से सन्नाटा छा जाता है और लोगों में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। और पूरी तहसील क्षेत्र में, विधानसभा में दोस्तों जैसे इस मामले की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है दोस्तों, वैसे ही लोगों में आक्रोश चरम पर पहुंच जाता है। और दोस्तों बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे डट जाते हैं और पीड़ित परिवार और उनके समर्थक दोस्तों रास्ता रोककर जाम लगा देते हैं और 2-3 घंटे 4 घंटे तक जो है जाम की स्थिति कस्बे के बाजार में रहती है। और पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में दोस्तों इस अवसर पर हमने देखा, अर्थात बड़ी संख्या में जिस प्रकार से पुलिस जाब्ता लगा हुआ था भीड़ होने से पहले, तो इससे दोस्तों एक चीज का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है कि पुलिस की इंटेलिजेंसी तो सही थी कि अब ये मामला जो है वो अलग मोड़ ले सकता है, लोगों का आक्रोश इसमें बढ़ सकता है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उस मामले में या तो फिर लापरवाही कर रही थी या अंदाजा अगर लगा भी लिया था तो उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं लिप्तता, संलिप्तता उसमें जरूर रही होगी। ले देकर मामले को रफा दफा करने की जो प्रवृत्तियां पुलिस थानों में होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस प्रकार का मामला रहा होगा। तो 15-16 दिन कार्रवाई नहीं होना यही दर्शाता है उस समय पुलिस की इंटेलिजेंसी क्या काम कर रही थी दोस्तों, क्यों फेल हो गई थी कि 15 दिन 16 दिन हो चले थे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोगों का आक्रोश यूं ही नहीं भड़का दोस्तों, क्योंकि 15-16 दिन तक उस मामले में पुलिस चुप्पी साधे रही, कोई भी कार्रवाई करने से दोस्तों आनाकानी करती रही, लापरवाही बढ़ती रही। और उसके बाद में अचानक जब भीड़ आक्रोशित होती है और नेताओं का दोस्तों, जैसा कि अमूमन हमने देखा है ऐसे प्रकरणों में नेताओं की राजनीति शुरू भी हो जाती है और राजनीतिक रंग जब मामला ले लेता है तो वो दोस्तों मामला कहीं भी जा सकता है, किसी भी मोड़ तक जा सकता है। और यही हुआ, अनेकों नेता यहाँ भी आए और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी यहाँ आए और अंततः दोपहर बाद इसमें एडिशनल एसपी और पीड़ित परिवार की तरफ से पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के द्वारा वार्ता की गई दोस्तों। और वार्ता अच्छे माहौल में हुई और वार्ता में तय किया गया 5 दिन
देने का सिलसिला। और दोस्तों 30 नवंबर को ये 5 दिन कल समाप्त हो रहे हैं और 5 दिन में लड़के को गिरफ्तार करने की, और दोनों जो एक एफआईआर जो लड़की के पिता की आत्महत्या करके दोस्तों एक प्रकार से मौत हुई थी, उसके पीछे के रीजन उनको प्रेरित करने के लिए, और जो दोषी तत्व उस आत्महत्या के पीछे है दोस्तों, उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज जो इस को करवाई गई थी दोस्तों। उस एफआईआर में और जो पहले एफआईआर थी, दोनों में कार्रवाई करने की मांग भी थी। और दोस्तों लड़की को भी 5 दिन के अंदर अंदर बरामद करना था। और दोस्तों दोनों एफआईआर पर कार्रवाई थी और पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी मांग की गई थी। और इस मामले में दोस्तों जिस प्रकार से देरी हुई, जो अनुसंधान अधिकारी था, जो प्रथम एफआईआर 8 नवंबर को दर्ज की गई थी, उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की बातें थी। तो दोस्तों इसमें अब तक क्या हुआ, मैं अगर आपको बताऊं तो लड़की को बरामद मात्र 2 दिनों में ही कर लिया गया और परिजनों को उनकी माता को सुपुर्द कर दिया गया। तो लड़की अपने घर है, अपने परिवार में है, और लड़के को अलवर से दोस्तों यहाँ बरामद किया गया था। और अलवर से बरामद करने के बाद में लड़के को अभी तक दोस्तों अरेस्ट नहीं दिखाया गया है, उसको राउंड अप किया गया था। अब उसको पूछताछ के लिए ही थाने में रखा हुआ है दोस्तों, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। उसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों, 2 दिन 3 दिन का समय लगना, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, पुलिस अधिकारियों से हम इसके बाबत बात भी करेंगे। और बिरानी थाना अधिकारी दोस्तों चोटिया जी से हमने बात भी की थी इस विषय पर फोन में, और चोटिया जी ने कहा था कि वार्ता के लिए मुझे अचानक कहीं जाना पड़ गया और 1 दिन के लिए मैंने अवकाश लिया हुआ है, लेकिन इस मामले में जल्द ही हम जो है 30 तारीख है, संभवतः कल कुछ इसमें खुलासा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अब तक का प्रकरण रहा, और आज 29 नवंबर है, कल 30 नवंबर है। 30 नवंबर को 5 दिवस पूरे होते हैं, और कहीं ना कहीं जिनके बीच में वार्ताएं हुई थी पीड़ित परिवार के साथ दोस्तों, कहीं वो लोग पुनः इस मंच पर ना आ जाए और किसी प्रकार की जो है गलत संदेश या गलत मोड़ मामले में ना आ जाए, इसके लिए प्रशासन को भी तत्परता से इसका खुलासा कल 30 तारीख को 30 नवंबर को किया जाना चाहिए। और मामले में दोस्तों जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, दोषी को बख्शा ना जाए दोस्तों। कुल मिला के आज की समीक्षा में सार हम यही निकालते हैं कि कोई भी हो दोषी को बख्शा ना जाए, और पुलिस प्रशासन जो है दबाव मुक्त होकर दोस्तों इसमें काम करे। किसी नेता का, किसी अधिकारी का और किसी वर्ग विशेष का दबाव झेलने की पुलिस को कतई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे संवेदनशील मामलों में दोस्तों पुलिस को अपने विवेक से काम करना चाहिए, और किसी नेता के दबाव के चलते दोस्तों, क्योंकि नेता होते हैं वो अपने वोट बैंक की राजनीति अवश्य करते हैं, और उसी राजनीति के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो दोस्तों पीड़ित हो जाता है और वो आक्रोशित भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी विधायक बनता है वो, मैं आपको बताऊं तो 50% वोट से भी नहीं बनता, उससे कहीं कम वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को जनता को भी समझना चाहिए, और जनता को समझने के साथ साथ प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को आवश्यक रूप से इस मामले को समझना चाहिए। पूर्व विधायक इसमें सभी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लेकिन दबाव पुलिस प्रशासन को किसी का भी नहीं, पूर्व या वर्तमान का किसी का भी इसमें नहीं मानना चाहिए, और निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए, और निष्पक्षता के साथ घटना का खुलासा करना चाहिए। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्द से जल्द हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों नोहर से। तो नोहर में दोस्तों चना 4760 रुपये, ग्वार 5620 रुपये, गेहूँ 2030 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मूंग 6255 रुपये प्रति कुंटल, और मोठ दोस्तों 6375 रुपये प्रति कुंटल, और अरंड की बोली 6240 रुपये तक लगी है। दोस्तों जयपुर मंडी का जिक्र करें तो चना दोस्तों 5725 रुपये प्रति कुंटल, मूंग 6900 रुपये प्रति कुंटल, और मोठ दोस्तों 7400 रुपये प्रति कुंटल, जबकि उड़द 6900 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी का, नज़दीकी हरियाणा मंडी का रुख करें तो दोस्तों नरमा यहाँ 8455 रुपये प्रति कुंटल बिका है, और कपास बिका है 6825 रुपये प्रति कुंटल, और सरसों यहाँ बिकी है 7205 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार
5,425 प्रति कुंटल बिका है। और सरसा में दोस्तों सरसों 7200 रुपये से 7440 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकी है। और ग्वार दोस्तों 5400 रुपये प्रति कुंटल यहाँ बोली लगी है। और नरमा की बोली 8550 रुपये में लगी है, जबकि कपास की बोली 7081 रुपये लगी है। अनूपगढ़ में नरमा 8700 रुपये में बिका है, जबकि शिवानी मंडी में ग्वार 5735 रुपये बिका है। और चना बिका है दोस्तों 4825 रुपये, सरसों बिकी है 7375 रुपये, जबकि मूंग बिके 5800 रुपये और मोट 5700 रुपये, जबकि कपास 7300 रुपये प्रति कुंटल बिकी है, जबकि जौ 2100 रुपये और मेथी 7100 रुपये, जबकि बाजरा यहाँ 1720 रुपये प्रति कुंटल बिका है। एलनाबाद मंडी का रुख करते हैं दोस्तों। नरमा यहाँ 8475 रुपये, श्री गंगानगर में नरमा दोस्तों 8650 रुपये बिका है, जबकि अबोर मंडी में नरमा 8640 रुपये और दोस्तों मूंग 5105 रुपये, ग्वार बिका है 5300 रुपये, जबकि सरसों बिकी है 7550 रुपये और बाजरा 1785 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और संगरिया मंडी में नरमा 8639 रुपये, हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8765 रुपये सर्वाधिक और गोलूवाला मंडी में नरमा 8650 रुपये प्रति कुंटल बिका है। दोस्तों ये रहे मंडी के आज के ताज़ा भाव। और दोस्तों अब मौसम के मिजाज का रुख करते हैं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं तो 1 सितंबर के बाद बरसात का मौसम क्षेत्र में हो सकता है। राजस्थान में हल्की और भारी बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है 1 दिसंबर के बाद, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की कवायद जो है, प्रक्रिया जो है 30 नवंबर से कल से आप साफ साफ देख पाएंगे। तो दोस्तों इसको चलते फसलों में एक प्रकार से मावट भी हो सकती है। तो ये इसको लेकर दोस्तों संभवतः किसान खुशी होंगे। और मैं अगर आपको बताऊं तो आज 29 नवंबर को दोस्तों 24 से 26 डिग्री का टेम्परेचर रहा और दिन भर 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, जबकि 0% बादल रहे आज दिन में। और उसके बाद में दोस्तों शाम ढलते ढलते 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर और 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, और यहाँ से शुरुआत होता है मौसम 20% बादल छाए रहे। हालांकि मौसम शाम को भी साफ रहा और रात्रि को भी साफ ही रहने की उम्मीद है, लेकिन धीरे धीरे कल मौसम मैं बताऊँ आपको 30 नवंबर को तो गौर कीजिएगा 15 से 22 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में रहेगा और 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर फिर शाम को रहेगा। अर्थात हवा और बताता हूँ 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा दिन भर चलेगी, लेकिन दोस्तों सुबह 12 बजे तक 98% बादल छा जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से मौसम जो है टर्न होना प्रारंभ हो गया 30 नवंबर से। उसके बाद में 54% बादल दोपहर को रहेंगे, लेकिन शाम होते होते फिर बादल जो है 100% छा जाएंगे आसमान में। अर्थात मौसम फिर एक बार करवट बदल रहा है, बादलवाई हो रही है, जो देसी भाषा में हम कहते हैं बरसात के आगमन का एक प्रकार से संकेत इसे हम मान सकते हैं। कल रात्रि को मौसम कैसा रहने वाला है बताऊं तो 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा रात्रि को दोस्तों, और 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, 100% बादल छाए रहेंगे। अर्थात ये कम दबाव का क्षेत्र जो है बनता हुआ जा रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम करवट ले रहा है। 100% बादल अर्थात धुंधला आसमान, बरसात की संभावनाएं बरकरार, जो कि 2 से 3 दिसंबर तक बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।